हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हरियाणा। ख़ास हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, सेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो बच्चों, हमारा सेट 11th के शुरू होने वाले हैं कल से। 22 तारीख से कल इंग्लिश का है, 2-3 दिन बाद शायद 26 को फिज़िक्स का है। तो उसकी तैयारी के लिए कुछ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इन क्वेश्चंस को करके तैयारी के लिए। तो अभी एक मॉक टेस्ट भी आएगा, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें बच्चों। ये पहले आपसे ये पेपर शेयर किया जाता है, फिर बाद में इसका सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे दिया जाता है। तो sciencehriana.com पर आप सारे पुराने पेपर 17 का, 18 का, 19 का सारे पेपर पढ़ें, करके देखें। उनके सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ नो डायमेंशन, तो वेलोसिटी की डायमेंशन तो है LT-1, तो इसकी तो नहीं, मास की m है। तो लेकिन एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है थीटा जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, हालांकि यूनिट होते हैं। अगर वो कहे क्या ऐसा संभव है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके यूनिट हों पर डायमेंशन ना हो, तो हाँ, एंगल के यूनिट होते हैं हमारे SI यूनिट। वैसे डिग्री में मापते हो आप, SI में मापना होता है रेडियंस में। तो एंगल को रेडियन में मापते हैं। बात चल रही है कि एंगल की नो डायमेंशन नहीं होती, यानी कि ये मास, लेंथ, टाइम की पावर पर डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह के मिलते जुलते ही क्वेश्चन आते होते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ऐसे क्वेश्चन करके हम काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैन बी रिटन एज। वैसे तो देखो, डायन भी फोर्स के यूनिट हैं और न्यूटन भी, परंतु अगर ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा होता सेंटीमीटर, तो ये डायन बनता। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये हमारे किसके यूनिट है? न्यूटन के ही। आइए देख लेते हैं। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को आप किस में मापते हैं? किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो उसने डायरेक्टली न्यूटन ना कह के इसका पूरा एलाबरेट करके दे दिया। तो हमें पता है मास किलोग्राम में मापते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम हाउ मेनी बेसिकल फिजिकल क्वांटिटी, कितनी है? तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी 7 हैं। कौन कौन सी हैं 7? उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद हमारा टेम्परेचर, ठीक है, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ मैटर। तो ये 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इनसे ही आगे सारे बाकी क्वांटिटीज़ मिलके बनती हैं। अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ लोकेशन व्हेन सीन फ्रॉम डिफरेंट आई को क्या कहते हैं? पैरेलैक्स कहते हैं बच्चों। तो एक वस्तु की स्थिति बदल जाना जब हम दो अलग अलग जगहों से देखें तो क्या कहलाता है? पैरेलैक्स। तो ये पैरेलैक्स होता है। अगर एक वस्तु को एक आंख बंद करके देख रहे हैं, फिर दूसरी आंख से देखा, तो ये क्या कहलाएगा? पैरेलैक्स कहलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेज़र किससे रिलेटेड है? लेज़र का लेना देना बच्चों वैसे तो लाइट से, लेज़र टॉर्च नहीं है, लाइट है। और लेज़र मोनोक्रोमेटिक लाइट है। लेज़र की फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन एंड, तो ये तो बहुत बड़ी हो गई। आया हुआ आगे सोनार की फुल फॉर्म, ठीक है। तो ऐसी फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती हैं। फ्लोइंग ग्राफ, एक क्वेश्चन ग्राफ से आता ही आता है। तो ये ग्राफ, ये जो दर्शा रहा है, ये स्पीड नहीं बढ़ रही बच्चों। अगर ग्राफ ऐसा है स्पीड वर्सेस टाइम का, तो इसका मतलब स्पीड ना तो घट, अगर ऐसा होता तो स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, V वर्सेस T ग्राफ ऐसा होता तो। लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड। तो बच्चों sciencehriana.com जो है ख़ास अपने हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, अच्छा इसने जानबूझ के कह दिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड ऑप्शन दे दिए। तो यूनिफॉर्म स्पीड सही ऑप्शन है बच्चों, क्योंकि अगर
ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये स्लोप किसी भी ग्राफ की पूछी जा सकती है बच्चों। स्लोप ये तिरछा बना, तो एसटी ग्राफ की स्लोप जो होती है वो हमें बताती है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है स्लोप s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ऐसे स्लोप का फार्मूला होता है y इक्वल टू x2 y m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सिंपली डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप जो होती है, कौन सा ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड देती है हमको। फुल फॉर्म ऑफ सोनार बताओ। सोनार होता है बच्चों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग किसकी फुल फॉर्म है, सोनार की। तो ध्यान रख लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर बताओ। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, वैसे तो सीधा ध्यान है, फोर्स का भी फार्मूला लिखा था ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए m और एक्सेलरेशन के लिए LT माइनस 2। तो एक नंबर में डायमेंशन का क्वेश्चन भी आ सकता है, डायमेंशन पता होनी चाहिए। और उसने पूछा कि प्रेशर की, तो प्रेशर की डायमेंशन के लिए प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। तो F फोर्स की अभी आपने देखी थी ml t माइनस 2, तो एरिया की L की पावर 2, तो आंसर आ जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। ये किसकी डायमेंशन है, फोर्स की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th हो गया, 9 2 नंबर का। ये परसेंटेज एरर वाला बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, ये करने आने चाहिए बच्चों। परसेंटेज एरर पता लगाएं एक्स में। एक्स दे रखा है ए स्क्वायर रूट बी सी की पावर, अगर यहाँ जगह है मैंने छोड़ी हुई तो यहीं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 2 आगे आ जाता है डेल्टा ए बाय ए, फिर ये रूट बी है तो आगे आ जाएगा 1/2 डेल्टा बी बाय बी, फिर 1/3 है डेल्टा सी बाय सी। देख पा रहे हो बच्चों, सी की पावर 1/3 माइनस नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है। तो ये फार्मूला बन गया, 2 पावर्स आगे आ गई, और डेल्टा ए बाय ए कितना दे रखा है अपने को 2%, तो 2 × 2, और फिर 1/2 डेल्टा बी बाय बी कितना दे रखा है अपने को 6%। इसके लिए आप बोर्ड का यूज़ कर लेते हैं बच्चों। 2 × रबड़ नहीं हमें चाहिए, पेन का भी कलर चूज़ करते हैं आप। 2 × 2 प्लस आगे रूट भी था ना, तो 1/2, लेकिन बी में एरर कितनी है, परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर कितनी है 6%, और सी में है 9%, तो 6 आ जाएगा। और 1/3 सी की पावर आ गई थी, लेकिन उसमें रिलेटिव एरर कितनी है 9%, तो 4 + 3 + 3 हो जाएगा 10%। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा परसेंटेज एरर इन एक्स आ जाएगा। रबड़ से ये सारा रब कर दें बच्चों। ये सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी कमी है, जो एक्चुअल में बोर्ड पे यूज़ करता हूँ तो उसमें मिटाना नहीं पड़ता, अपने आप ही चला जाता है, जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। तो चलिए रबड़ को हटाया, आगे चले। ScienceRana.com पर पुराने पेपर अवेलेबल हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चों। एवरेज स्पीड पता लगाएं। 20 किलोमीटर उसने 2 घंटे में चले हैं, फिर 60 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर चले, तो एवरेज स्पीड पता लगाएं। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ध्यान रख लेना बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस उसने पहले देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, 20 किलोमीटर उसने 2 घंटे में तय की और 60 किलोमीटर उसने 1 घंटे में। तो 20 किलोमीटर तय किया और फिर 60 किलोमीटर तय किया। समय कितना लगा है, पहले 2 घंटे लगे हैं, फिर 1 घंटा लगा है, तो 80/3 किलोमीटर पर आवर। यूनिट ज़रूर लिखने होते हैं हमको, 80/3 किलोमीटर
पर ये आंसर आ जाएगा हमारा, कोई ख़ास मुश्किल नहीं था। टोटल डिस्टेंस देखो, ए से बी, बी से सी पहले 20 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, ये 2 घंटे में और ये 1 घंटे। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 200 मीटर लॉन्ग इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 54 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 200 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म है और 100 मीटर लंबी ट्रेन है। तो एक 200 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म पार होगा, और पार कब होगा, जब वो 100 मीटर लंबी ट्रेन उसको पूरा पार कर लेगी। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी 300 मीटर। स्पीड दे रखी है अपने को 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में अपने को चेंज करना होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, 15 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे टाइम पता लगाना कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। डिस्टेंस का ट्रैवल किए 200 + 100, क्योंकि ट्रेन की खुद की लंबाई भी जुड़ेगी, और कितनी स्पीड से, 15 की स्पीड से, तो 20 सेकंड लगेंगे बच्चों। तो ये क्वेश्चन ना हो तो भी बल्कि एक बार दोबारा पढ़ के फिर देख लेना बच्चों, सोल्यूशन बिल्कुल आसान है इनके। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन ये। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये एक्चुअल पाथ होता है कवर्ड बाय डिस्टेंस, और वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। अगर बॉडी वहीं से चल के वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। ये स्केलर है और ये वेक्टर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, स्पीड और वेलोसिटी में भी लगभग यही अंतर आ जाएंगे। क्या स्पीड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उस स्थिति में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ मून, 13वां क्वेश्चन पैरेलैक्स मेथड के ऊपर है। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ कैसे पता लगाओगे? डिफाइन एंगुलर डायमीटर ऑफ मून। तो एंगुलर डायमीटर ऑफ मून क्या होगा बच्चों? जो एंगल सबटेंड बाय द डायमीटर ऑफ द मून एट द अर्थ, वो क्या कहलाएगा? ये मून है हमारा, एंगुलर डायमीटर। ये एक्चुअली डायमीटर, सॉरी एंगुलर डायमीटर ये हो जाएगा थीटा। वो तो डायमीटर ऑफ मून है ना, एंगुलर डायमीटर क्या हो जाएगा? ये रबड़ छोटा कैसे हो गया भाई? चलो, तो ये एंगुलर थीटा जो है ना, ये एंगुलर डायमीटर ऑफ मून है। और फिर उसने कहा कि मून का डिस्टेंस अर्थ से पता कैसे लगाओगे? तो इसके लिए वही हम इस्तेमाल करेंगे पैरेलैक्स मेथड का, थीटा इज इक्वल टू L/R। यहाँ पे जो मून का डायमीटर है वो एक तरह से आर्क का काम करेगा। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो हमें ये L पता लगाना है एक्चुअली में, L/R। तो ये थोड़ा सा मैं, थीटा इज इक्वल टू AB, और ये हमारा अर्थ है नीचे, और मून का डिस्टेंस हमें पता लगाना पैरेलैक्स मेथड से। उसने क्या रखा है, वैसे लेज़र लाइट से भी पता लगाते हैं, कई तरीक़ों से पता लगाते हैं हम। तो एंगुलर डायमीटर पता हो, हमें डायमीटर पता हो, तो हम ये डिस्टेंस पता लगा सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस करके। AB अपॉन में L जो कि हमें पता लगाना है, L इधर आ जाएगा, AB बाय में थीटा। ये हमारा शायद न्यूमेरिकल भी है, ऐसा शायद सन के डायमीटर से रिलेटेड है NCERT का। तो पैरेलैक्स मेथड से हम अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं। एंगुलर डायमीटर ऑफ मून क्या होगा? द एंगल सबटेंड बाय द डायमीटर ऑफ द मून। अगला क्वेश्चन अच्छा है, ये आ भी सकता है आगे,
फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमको किसी स्ट्रिंग की, वो डिपेंड किस किस पे करती है वो दे रखा है, फार्मूला पता लगाना है। तो आइए करके दिखा देते हैं आपको ये क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखा है, टेंशन यानी कि फोर्स, और मास पर यूनिट लेंथ पे। तो हमको क्या करना है, फार्मूला डिराइव करना है। के आ जाएगा एल की पावर ए, टी की पावर बी, एम की पावर सी। फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का इन्वर्स, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी टी की पावर -1। के की कोई डायमेंशन नहीं होती, लेंथ की हो जाएगी ए, टाइम नहीं है, ये टेंशन है तो वो फोर्स होता है ml t-2 की पावर b। और यहाँ जो सबसे ध्यान देने लगे, यहाँ मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, की पावर हो जाएगी c। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। आगे t की पावर -1 जो कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है, बराबर आ जाएगा l की पावर a प्लस b माइनस सी, और m की पावर, मास की पावर आ जाएगी b प्लस सी, और टाइम की पावर आ जाएगी -2b। सोल्व करना है अब हमने को थोड़ा सा, -2b किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, तो b आ जाएगा 1/2। फिर b प्लस सी तो ज़ीरो है क्योंकि m उधर है ही नहीं, तो c कितना आ जाएगा -1/2, और a आ जाएगा सोल्व करके -1। तो फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी f डिपेंड करती है k/l √t/m। तो इस तरीके से बच्चों sciencehariana.com पर सारे पेपर हैं। सोल्यूशन तो वह मैंने यूट्यूब पे करवाया, पहले मैं कई बार सोल्यूशन भी दे देता हूँ, ज़रूर करें और काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। चैनल सब्सक्राइब कर लें।